हेलो गाइस। हम लोग लाइट पढ़ रहे थे। आज डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। कल लाइट का शुरुआत किए थे। आज लाइट कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, कल के क्या पढ़े हैं, उसके बाद नया टॉपिक में जाते हैं। तो देखो, लाइट के बारे में क्या क्या देखे थे। तो देखे थे कि भाई लाइट हो जाता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके वजह से हम देख पाते हैं। लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा रहता है बैकअप में 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाता है, रिमेन्स अनअल्टर्ड विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। ठीक है। तो इसका दो लॉ हो जाता है, एक क्या हो जाता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर देखो तो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन द path of light as it passes from one transparent medium to another transparent medium। इसके भी दो लॉ यहाँ पर देखने को मिलता है। एक क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और क्या हो जाता है, साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू 1 म्यू 2 यानी म्यू 2 बाई म्यू 1। और 1 म्यू 2 को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, है ना। तो इसको हम बोल देंगे क्या, इसको हम बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं, स्नेल लॉ। फिर आ जाएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। और द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तुमको पूछेगा टिंडल इफेक्ट क्यों देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट का कारण भी हो जाता है, जो कि टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अर्थ एटमॉस्फेयर में स्काई ब्लैक दिखेगा अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। एटमॉस्फेयर के कारण ये कैसा दिखता है, ये ब्लू दिखता है। अगर नहीं रहेगा तो कैसा हो जाएगा, ब्लैक। एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्काई का कलर ब्लैक देखते हैं। सनराइज और सनसेट में कलर ऑफ सन इज रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी सनराइज होता है या तो सनसेट होते हैं, उस टाइम तुम सन को देखोगे तो रेड देखने को मिलता है। काहे रेड देखने को मिलता है जी, क्योंकि रेड का पहली बात तो लाइट का स्कैटरिंग होते हैं, और रेड का वेवलेंथ और स्पीड ज़्यादा होता है, इसलिए हम रेड ही हमारा नज़र में आते हैं, बाकी लाइट नहीं आते हैं, इसलिए हम रेड देखते हैं। तो तुमको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ड्यू टू इन द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट कलर ऑफ सन इज रेड, दिस इज ड्यू टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट स्कैटर हो जाते हैं, मतलब जो भी एयर में डास्ट पार्टिकल वगैरह है उसमें क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है लाइट, है ना। और स्कैटरिंग होने के बाद बस रेड ही हमारे नज़र में आते हैं, तो कारण हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर हम लोग देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द लेयर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसकी वजह से हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलता है। सनराइज और सनसेट इसकी वजह से डिले होते हैं, है ना। स्कैटरिंग के कारण, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सनराइज एडवांस हो जाता है, सनसेट डिले हो जाता है, यानी डे लेंथ बढ़ जाता है पृथ्वी में। स्टार सिम्स हायर देन दे आर एक्चुअली। स्टार्स को हायर देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। ट्विंकलिंग जो देखने को मिलता है ये भी रिफ्लेक्शन के कारण। सनराइज में जल्दी और सनसेट में डिले, ये किस कारण हो जाता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। और सनसेट के टाइम जो रेड देखने को मिलता है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। रेड देखने का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सनराइज और सनसेट जो सनराइज एडवांस हो जाता है और सनराइज डिले हो जाता है, इसका कारण हो जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। फिर हम लोग आ जाएंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है। द splitting of a beam of light through a prism into seven colors is called dispersion. Rainbow is caused due to dispersion of light.
In rainbow water droplet acts like small prisms. They refract, disperse the incident light, then reflect, है ना, and disperse the incident light, then reflect, and finally refract it again when it comes out the raindrop. Red light has maximum wavelength and minimum frequency. So in a medium, red light travel fastest, deviates least. While violet क्या हो जाता है, मिनिमम वेवलेंथ हो जाता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाता है. सो वायलेट लाइट ट्रैवल्स स्लोएस्ट एंड डिविएट्स मैक्सिमम. ठीक है, एनी प्रॉब्लम? देखो भाई, दो चीज यहाँ पर कंफ्यूज मत होना. एक हो जाता है यहाँ पर रेड कलर जो है ये स्कैटरिंग के कारण, लेकिन तुमको पूछेगा कि सनराइज एडवांस और सनसेट डिले होता है किसके कारण, तो यहाँ पर क्या बोलना है, यहाँ पर बोलना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. यहाँ पर बोलना है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. चलो यहाँ तक देख लिए थे. आप देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन ड्यू टू व्हिच रे ऑफ लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम get reflected into the same medium at the surface of separation when angle of incidence is greater or equal to the critical angle. This is called total internal reflection. The working of optical fiber is based on total internal reflection. एंडोस्कोपी जो किया जाता है, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टेलीकम्युनिकेशन, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मिराज यानी जो डेजर्ट में देखने को मिलता है, that is the optical illusion of water appears in the desert due to total internal reflection. Sparkling of diamond is due to multiple total internal reflection takes place inside the diamond. तो ये सब आंसर हो जाता है इसमें, खासकर एंडोस्कोपी याद रखना. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज है, ऑप्टिकल फाइबर हो गया और एंडोस्कोपी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब जरूर याद रखना. ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोपी, ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंडोस्कोपी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टेलीकम्युनिकेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और इल्यूज क्या बोलते हैं उसको, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट का हम लोग देखने को मिलता है कहाँ पर, लैम्बर्ट लॉ में. लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट. लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट. याद रखना, जस्ट इतना ही याद रखना है. अगर डायरेक्ट पूछ देगा तो डायरेक्ट आंसर करना है. लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट. अब हम लोग आ जाएंगे डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे. किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे? डिफ्रैक्शन. द phenomenon of bending of light around the corners and spreading the light within the geometrical shadow is called diffraction of light. ठीक है, क्या बोल रहा है? phenomenon of bending of light around the corners and spreading the light within the geometrical shadow is called diffraction of light. डिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग हर घर का एक कॉर्नर में तुम लाइट रख दो, लेकिन तुमको पूरा घर में लाइट आ जाएगा, ये डिफ्रैक्शन के कारण. ठीक है, तो तुम देखना, जब दिन का टाइम होता है, डे टाइम, और तुम, सूरज बाहर है, तुम घर में बैठे हो, लेकिन तुम्हारा पूरा घर कौन कौन तक दिख रहा है बिल्कुल साफ. सनलाइट थोड़ी ना आके गिर रहा है, लेकिन कॉर्नर तक तुम्हारा घर का कैसे दिख रहा है? दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कॉर्नर वगैरह में ये स्प्रेड हो जाता है, जियोमेट्रिकल शेडो में भी ये स्प्रेड होके उस जगह भी हम लोग को नजर में आ जाता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इट इज यूज इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टू सेपरेट कलर्स ऑफ लाइट, है ना. ये जो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है लाइट का, तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में यूज होता है, जहां पर हम लोग कलर को, लाइट का डिफरेंट कलर जो है उनको सेपरेट करते हैं. इसको याद रखना. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है, उसमें डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग सेपरेट कलर लाइट का डिफरेंशिएट करते हैं. अब हम लोग देखेंगे मिरर. मिरर क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास which reflects almost all the light incident on it. There are two type of mirrors. प्लेन मिरर भी हो सकता है, प्लेन जो कि, और स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है. The size of an image formed on a plane mirror is equal to the size of the object. Spherical mirror लेकिन concave भी हो सकता है, convex भी हो सकता है. A spherical mirror whose reflecting surface is inverse and
आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर और कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, हालांकि इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर यूजुअली रियल, जो कॉन्केव मिरर में जो फोटो होगा, जो इमेज पेयर होगा कॉन्केव मिरर में, वो बिल्कुल रियल होगा, और लेकिन इन्वर्टेड होगा, और ये वर्चुअल एंड इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, क्या बोला है, अगर कॉन्केव मिरर है उसका जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज यूजुअली रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, when the object is between pole and focus. A spherical mirror whose outer surface is reflecting and inner surface is polished is called convex mirror or diverging mirror. एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव कॉनकेव में क्या होता है, बोल रहा है यहाँ पर रियल इमेज देखने को मिलता है, इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलता है, वर्चुअल देखने को मिलता है, इरेक्ट देखने को मिलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसको हम यानी इनर सरफेस पॉलिश रहेगा तो उसको हम बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर, और उससे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। यहाँ पर कैसा देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर वाली जो इमेज होगा, कॉन्वेक्स मिरर वाली जो इमेज होगा वो हो जाएगा बिल्कुल इरेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बिल्कुल वर्चुअल होगा, वो रियल नहीं होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। यहाँ पर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। लेकिन एक्सेप्शन है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसके अंदर फिजिक्स का फेनोमेना है, समझ रहे हो। तो इसीलिए होता है, वो समझने के लिए तो ड्रॉ वगैरह करके समझना होता है। वो हम इतना उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल तुमको बस याद रख लेना है कि भाई मिरर अगर कॉनकेव है तो फोटो जो होगा यानी इमेज जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बस। एक्सेप्शन क्या है, वर्चुअल भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रहना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में रहना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रहना पड़ेगा, फोकस और पोल के बीच में रहना पड़ेगा। अब कॉन्वेक्स एरर में क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल होगा। फॉर्मूला हो जाता है आई बाई 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर v हो जाता है इमेज डिस्टेंस, गलत लिखा है, दोनों को यहाँ पर v लिख दिया है। ठीक है, दोनों को यहाँ पर v लिख दिया है। a इजिकल टू फोकल लेंथ, एक हो जाता है इमेज डिस्टेंस, एक हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, जनरली v को हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं, u को इमेज डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, इतना याद होगा। ये फॉर्मूला लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। अब हम लोग आ जाएंगे लेंस में। ठीक है, लेंस देख लेते हैं, लेंस में क्या बोल रहा है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस व्हिच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। तो लेंस में एक होता है कॉन्वेक्स और कॉन्वर्जिंग लेंस, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है पता है, ऐसे होता है। और कॉनकेव कैसा होता है पता है, ऐसे होता है। तो इससे अगर लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे जाके लाइट बीम जाके एक जगह फोकस पॉइंट यहाँ ऐसे देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर लाइट जाएगा तो ऐसे जाएगा, फिर रिफ्रैक्ट होके ऐसा होगा, तो इसका जो इमेज देखने को मिलेगा वो बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिलेगा,
जो कि वर्चुअल होगा, और ये रियल यहाँ पर फोकस देखने को मिलेगा। फोकस इसका रियल है, ये वर्चुअल है। ठीक है, तो ये हो जाता है बात। कॉन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस, ये जो है प्रोड्यूस करेगा रियल इमेज, वाइल कॉन्केव लेंस जो है वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट तैयार करेगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज देखने को मिलता है, हालांकि कॉन्केव लेंस में, कॉन्केव नहीं कॉन्केव होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिल जाता है। अब देखो, अब कुछ डिफेक्ट ऑफ आई, ह्यूमन आई, और कुछ डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में हम लोग देख लेंगे। एक होता है मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, यानी a short-sighted eye can see only nearer objects. Distant objects are not seen clearly. This defect can be removed by using concave lens और convex lens. बिल्कुल concave lens of suitable focus length. और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूर वाला नहीं दिख पाता है ये लोग, है ना। मायोपिया में क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी नजदीक वाले दिख पाते हैं, दूर वाला नहीं दिख पाता है। सॉरी, नजदीक वाले नहीं दिख पाता है, दूर वाला दिख पाता है मायोपिया में। ठीक है, मायोपिया में मायोपिया में क्या होता है, यानी मतलब नियरर ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता है, दूर वाला देख पाता है। इसको हम बोल देंगे शॉर्ट साइटेडनेस। हालांकि हाइपरमेट्रोपिया में नियर वाला देख पाते हैं, दूर वाला नहीं देख पाते हैं, इसको हम बोल देंगे लॉन्ग साइटेडनेस। तो क्या बोलता है, लॉन्ग साइटेड आई में क्या होता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी नजदीक वाला, बट दूर वाला तो, अरे यार यहाँ पर क्या बोल रहा है यार, कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो लॉन्ग साइडेड आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर बट नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियर। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपी में भाई दूर वाला नहीं दिख पाता है लोग। रुको एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया में क्या होते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस होता है, जहां पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन क्लोजअप ऑब्जेक्ट को ब्लरी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली, लेकिन नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियर। बहुत बढ़िया। ठीक है, व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटेडनेस। बहुत बढ़िया जी। बोल रहा है कि वेयर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लरी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ब्लरी, और नियरर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? सही सही तो सब सही हो रहा है। मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस, चलो बढ़िया। शॉर्ट साइटेडनेस यानी नजदीक वाला क्लियर है। ओके, कैन सी ओनली नियरर ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली। ठीक है, हाइपरमेट्रोमिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब लॉन्ग वाला देख पाएंगे, सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाँ, नजदीक वाला नहीं देख पाएंगे। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो ठीक है, ठीक लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम ये याद रखना, जो बुढ़े लोग होते हैं, बुढ़े बुढ़े लोग जो होते हैं, उनको हाइपरमेट्रोपिया होते हैं, 40+ वाले। और जवान लोग को, बच्चे लोग को जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम मायोपिया कह लेंगे। मायोपिया का मतलब ये हो जाता है, मायोपिया का मतलब ये हो जाता है, यानी शॉर्ट
साइटेडनेस मतलब नियरर ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, दूर वाला को नहीं देख पाएंगे। इससे और इसको इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं मायोपिया को? दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, बुढ़े लोग वाले में लॉन्ग साइडेड आई हो जाएगा, वो दूर वाले देख पाएगा लेकिन नजदीक वाले नहीं देख पाएगा। उनका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगा के। कॉन्वेक्स लेंस लगा के चलो। अब एक हो जाता है प्रिस्बायोपिया, मतलब बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, दोनों गया। बताओ, रिमूव बाई बाइफोकल लेंस, तभी बाइफोकल लेंस का जरूरत हो जाता है। और उसके उसके बाद क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म यानी इन दिस डिफेक्ट आई कैन नॉट सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली। दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सुटेबल सिलिंड्रिकल लेंसेज। ठीक है भाई, सिलिंड्रिकल लेंस जो है, सिलिंड्रिकल लेंस का माध्यम से हम लोग इसको सही कर सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन सही से नहीं दिखता है, वर्टिकल लाइन सही से नहीं दिखता है, और ऐसे खतरनाक जो डिजीज है इसको हम क्या कह देंगे, एस्टिग्मेटिज्म। यानी नहीं तो, ना तो ये हॉरिजॉन्टल सही से देख पाएगा, ना तो वर्टिकल लाइन सही से देख पाएगा। और इसका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा बाय मींस ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। फिर कैटरेक्ट तो सबको पता होगा। In this defect, an opaque white membrane is developed on cornea, due to which a person loses power of vision partially or completely. This defect can be removed by removing this membrane through surgery. आजकल तो बहुत आसान हो गया है ये, कोई मतलब 15-20 हज़ार में कैटरेक्ट का ऑपरेशन 1 दिन में 2 घंटे में हो जाता है, ज्यादा मतलब हॉस्पिटल एडमिट वगैरह भी नहीं होना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन बन जाता है कॉर्निया के ऊपर। कहाँ कहाँ हो जाता है, ऑन कर्निया। और इसकी वजह से लोग पार्शियली या कॉम्प्लीटली भी नहीं देख पाते हैं। इसको रिमूव करना होता है सर्जरी के माध्यम से। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। उससे कम डिस्टेंस हो जाएगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे कोई चीज को। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख लेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सिंपल माइक्रोस्कोप देखे होंगे आप लोग। इसमें क्या रहता है, कुछ नहीं रहता है, कॉन्वेक्स लेंस रहते हैं ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, इट इज यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें फोकल लेंथ बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ जितना मोटी होगी उतना फोकल लेंथ, देखो ये अगर ऐसे कॉन्वेक्स लेंस होगा तो जितना मोटा लेंस होगा वो उतना जल्दी क्या कर देगा, लाइट लाइट को वो कर देगा, यहाँ पर फोकस कर देगा। अब फोकल लेंस, लेंस बिल्कुल पतला है, मान लो ऐसे है पतला, तो यहाँ पर तुम लाइट डालोगे तो बहुत दूर जाके उसका, इतना दूर जाके उसका फोकस बनेगा। तो मोटा लेंस होगा तो फोकस जल्दी बनेगा। तो माइक्रोस्कोप है, छोटा चीज को बड़ा दिखना है भाई हम लोग को, तो हम लोग फोकल लेंथ यहाँ पर क्या रखेंगे, शॉर्ट फोकल लेंथ रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट किया जाता है, मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नीफाइड इमेज को। इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। कुछ ज्यादा ही डिटेल में कुछ देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को भी हम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन मतलब इसमें हम लोग बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया वायरस नहीं देख सकते हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग बैक्टीरिया और वायरस देख पाएंगे। फिर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, बिल्कुल, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज smaller and as compared to visible light.
अगर इलेक्ट्रॉन का देखा जाए और विजिबल लाइट का देखा जाए, वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? बताओ, वेवलेंथ किसका ज़्यादा है? बिल्कुल विजिबल लाइट का। और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और वेवलेंथ अगर कम हो जाएगा तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग को ज़्यादा मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के तुलना में। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ हो जाता है वो स्मॉलर हो जाता है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ हो जाता है ये स्मॉल हो जाता है, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है बात। तो हम लोग आज जो पढ़े उसके ऊपर जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, खत्म करेंगे। यहाँ तक तो कल पढ़े थे, ऑलरेडी रिविजन हम लोग कर लिए हैं यहाँ तक। लैम्बर्ट लॉ, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट वगैरह। फिर डिफ्रैक्शन आज शुरुआत किए थे। डिफ्रैक्शन का मतलब ये हुआ था कि भाई साहब एक लाइट का जो मतलब कॉर्नर वगैरह में लाइट जाते हैं, वो मतलब लाइट रे डायरेक्ट नहीं भी जाता है, कॉर्नर वगैरह भी हम लोग को नजर में आ जाता है ड्यू टू डिफ्रैक्शन। फेनोमेना को बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, स्प्रेडिंग द लाइट even within the geometrical shadow, this is called diffraction of light. This is called diffraction of light. ठीक है, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन में ध्यान देना। रिफ्रैक्शन अलग बात है। रिफ्रैक्शन इसको कहते हैं जैसे ये वाला, जैसे मतलब ऐसा जाना था ऐसे चला गया, ऐसा जाना था ऐसे चला गया, इसको हम रिफ्लेक्शन कहें। लेकिन डिफ्रैक्शन मतलब हो जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इवन विद द जियोमेट्रिकल शैडो, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है लाइट का अलग अलग पार्ट को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, डिफ्रैक्शन के माध्यम से ग्रेटिंग किया जाता है अलग अलग पार्ट को। इट इज यूज्ड इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टू सेपरेट कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ताकि कलर्स को सेपरेट किया जाए, इसलिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है टू सेपरेट कलर्स ऑफ लाइट। फिर मिरर का मतलब क्या था? कुछ नहीं था, ये रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका एक पॉलिश सरफेस होता है, ग्लास मान लो, तो ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर भी होता है, स्फेरिकल मिरर भी होता है। साइज ऑफ इमेज फॉर्म होता है जो प्लेन मिरर में, वो इक्वल हो जाता है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। यानी समझ रहे हो क्या बोल रहा है? ये मिरर जो है, मिरर दो टाइप का, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम, और अगर नहीं सेम होगा तो उसको हम बोल देंगे स्फेरिकल। जो कि दो तरह का हो सकता है स्फेरिकल, एक हो जाता है कॉन्वेक्स, एक हो जाता है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो चलो, तो प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is inverse and outer surface is polished, this is called कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव यानी इसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। इमेज जो कॉनकेव मिरर में बनते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं। और कैसे होते हैं वो? रियल भी होते हैं, बस स्ट्रेट होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल रियल होते हैं, बिल्कुल देखा जाए तो इन्वर्टेड होते हैं, है ना? कॉनकेव मिरर में जो होगा वो रियल होगा, वो कॉन्वर्टेड हो, इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रहना हो। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, इसको हम बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। और इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर में होगा वो बिल्कुल इरेक्ट होगा, वो बिल्कुल वर्चुअल होगा। इरेक्ट भी होगा, वर्चुअल भी होगा। हालांकि कॉनकेव मिरर में हो जाता है रियल,
और इन्वर्टेड। वर्चुअल इरेक्ट होगा लेकिन उसके लिए पोलर फोकस के बीच में रहना होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में हर हर टाइम इरेक्ट ही होगा, वर्चुअल होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट ही होना है और वर्चुअली होना है। कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो बिल्कुल इरेक्ट ही होना है, बिल्कुल वर्चुअली होना है। लेकिन अगर कॉनकेव मिरर होगा तो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकता है। उसके लिए स्पेशल कंडीशन देखने को मिलता है। मिरर का फॉर्मूला हो जाता है 1/v + 1/a = 1/a। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ। और लेंस देखने को मिला दैट इज मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस व्हिच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। कॉन्वेक्स देखने को मिलता है, कॉनकेव देखने को मिलता है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कॉन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस विल प्रोड्यूस रियल इमेज, हालांकि कॉनकेव लेंस विल प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। कॉनकेव में वर्चुअल देखने को मिलेगा, इरेक्ट देखने को मिलेगा। कॉन्वेक्स में रियल देखने को मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आया। और वही मिरर का बात होगा तो कॉनकेव में तुमको देखने को मिल जाएगा रियल इन्वर्टेड। एक्सेप्शन हो जाता है पोलर फोकस में बीच में अगर रहेगा। वही कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें बिल्कुल इरेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल वर्चुअली देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर देखो हम लोग देखेंगे ये सब डिजीज डिसऑर्डर के बारे में देखा। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, यानी हम लोग नजदीक देखेंगे, दूर नहीं देखेंगे। और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कैसे उसका, हम लोग नजदीक देख पा रहे हैं, दूर वाला नहीं देख पा रहे हैं तो कॉनकेव यूज कर देंगे। हाइपरमेट्रोपी यानी लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूर देख पा रहे हैं नजदीक नहीं देख पा रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस। प्रिस्बायोपिया मतलब दोनों गड़बड़, मतलब बाइफोकल लेंस लेना पड़ेगा। एस्टिग्मेटिज्म ये बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, इसमें हॉराइजॉन्टल वर्टिकल लाइन नहीं दिखता है, इसलिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ता है। हॉराइजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिखने में दिक्कत होता है। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म, horizontal vertical line does not detect clearly, removed by using cylindrical lens. कैटरैक्ट तो पता है, ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन, ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन ऑन द कॉर्निया। कॉर्निया में क्या देखने को मिलता है, ओपेक व्हाइट मेम्ब्रेन, इसको सर्जिकली रिमूव करना होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखें हम लोग, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंस कैसा होता है, फोकल लेंस इसका शॉर्ट फोकल लेंस होता है। और इट इज यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस, टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड इमेज। It is used to observe biological specimen including the structure of bacteria and viruses. वायरस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस। बैक्टीरिया वायरस का स्ट्रक्चर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हायर मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि किसके हिसाब से, लाइट माइक्रोस्कोप के हिसाब से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है लाइट के हिसाब से। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। ठीक है, वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का स्मॉलर होते हैं। क्या बोला हम लोग ने कि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, हायर मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट।
विजिबल लाइट के कंपैरिजन में अगर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो है वेवलेंथ स्मॉलर हो जाएगा। विजिबल लाइट के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगा। Wavelength of electron is smaller as compared to the wavelength of electron is smaller as wavelength of electron is smaller as compared to the visible light. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आज यहाँ तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। राधे राधे सबको।